गैस्ट्रिक मोटिलिटी में पहले तो हम स्टमक की थोड़ी एनाटॉमी देख लेते हैं, ठीक है। ये स्टमक का कार्डियक रीजन, इसको हम कार्डिया कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला फंडस है, ये बॉडी है, ये एंट्रम है और ये पाइलोरिस है। अब जो नॉर्मली जो स्मूथ मसल्स की ना 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, लेकिन स्टमक में 3 होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लिक। अच्छा, स्टमक को बेसिकली 2 रीजन में जो है डिवाइड किया गया है, फंडस और प्रॉक्सिमल बॉडी को कहा जाता है ऑरेट रीजन। उसके बाद ये जो एंट्रम है इसको, और ये जो नीचे डिस्टल बॉडी है इसको कहा जाता है कॉर्डेट रीजन। अब ये जो ऑरेट रीजन है, यहाँ पे कुछ ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स होते हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करा रहे होते हैं। स्टमक का फंक्शन क्या होता है कि ये जो खाना हम खाते हैं उसको स्टोर करता है। काइम जो है वो बनता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, फिर उसके बाद काइम जो है कहाँ जाता है, ड्यूरेनम में। अब अगर हम इसकी रिसेप्टिव रिलैक्सेशन देखें तो जब खाना आता है तो एक रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं वेगोवेगल रिफ्लेक्स। वेगोवेगल रिफ्लेक्स वो होता है जो वेगस के थ्रू एफरेंट्स जाती हैं और इफरेंट भी वेगस के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू ही आती हैं, तो उसको हम वेगोवेगल रिफ्लेक्स कहते हैं। तो स्टमक वाल जब खुल जाती है तो ढेर सारा खाना उसमें स्टोर हो सकता है। तो जो हमारा CCK जो हमने हार्मोन पढ़ा था वो क्या करता है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन में इस पार्टिसिपेट करता है और स्टमक का जो ऑरेट रीजन है उसको, ये जो ऑरेट रीजन है इसको और डिस्टेंट कर देता है। मिक्सिंग एंड डाइजेशन में देखें तो स्टमक के ना इन वॉल पे जो है ना सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, सिवाय ये लेसर कर्वेचर के। तो ये जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। अब इसमें स्लो वेव कैसे बनती है कि ये जो हमारे पास कॉर्डेट रीजन था ना, एंट्रम और ये डिस्टल जो हमारी बॉडी थी स्टमक की, ये क्या करते हैं, ये जो कॉर्डेट रीजन है ये क्या करते हैं, स्लो वेव यहाँ से जनरेट होती है और पर मिनट स्टमक में कितनी होती है, 3 to 5 वेव्स पर मिनट। ये बोलस को आगे एंट्रम तक लेके आती हैं, ठीक है। स्लो वेव जो है ना जब आगे जाती हैं तो और ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं और फिर क्या होते हैं, वो पोटेंशियल स्पाइक पोटेंशियल पकड़ती है -40 MV तक। तो ये जो यहाँ पे पाइलोरिस के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ना, ये बहुत ऐसे बंद होता है, इसलिए थोड़ा सा जो काइम है वो ड्यूडेनम में जाता है, बाकी सारा जो है ना वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसको हम इस प्रोसेस को जो कायम थोड़ा बहुत चला जाता है हमारे ये पाइलोरिस से, ठीक है, तो स्फिंक्टर से आगे चले जाते हैं, कुछ जो है ना ऐसे डिग करके ऐसे वापस बैक की तरफ हो जाता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं रेट्रोपल्शन मूवमेंट। तो अब काइम किस तरह बनता है कि इसी तरह ऐसे थोड़ा सा काइम पाइलोरिस से गुजरा, ठीक है, और कुछ जो है ना स्फिंक्टर से डिग इन हो गया, वापस मुड़ गया। तो फिर वापस मुड़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो काइम की और ज़्यादा मिक्सिंग होती जाती है। पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरह हंगर कॉन्ट्रैक्शंस भी जो है साथ साथ होती हैं। और जब हंगर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो हमारा स्टमक क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। हम देखेंगे स्टमक इम्पटिंग को, तो जो फैक्टर्स जो हमारे पाइलोरिक पंप को रिलैक्स करते हैं वो गैस्ट्रिक फैक्टर्स हैं, और जो हमारे पाइलोरिक पंप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ड्यूडेनल फैक्टर्स हैं। गैस्ट्रिक फैक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं कि फूड का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इन्हेंस करते हैं ताकि फूड जो है ना उसमें आ सके, तो इम्पटिंग को ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक फैक्टर्स में गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है इम्पटिंग के लिए, जबकि जो ड्यूडेनल फैक्टर है उसका क्या काम है कि वो इनहिबिशन को रोकता है। तो फिर वो एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स रिलीज करता है ताकि इनहिबिशन ना हो। तो जब इम्पल्स जाती है ड्यूडेनम में स्टमक की तरफ से, तो ड्यूडेनम क्या करती है, ड्यूडेनम में से सिग्नल्स जाते हैं प्री वर्टेब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया की तरफ, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू। फिर वो क्या करता है, स्टमक को इनहिबिट कर देता है। ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम से जो वेगस नर्व है वो जाती है ब्रेन स्टेम में, एफरेंट्स जाते हैं ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम से एफरेंट फिर वेगस नर्व लेके आती है स्टमक तक इनहिबिशन के लिए। इसके अगर इफेक्ट देखें तो पाइलोरिक स्फिंक्टर टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है इनहिबिशन के प्रोसेस में। पाइलोरिक पंप जो है वो क्या करता है, सिर्फ थोड़ा सा काइम जो है ना वो आगे जाने देता है। और रिफ्लेक्स क्यों जनरेट होता है, क्योंकि अगर काइम एसिडिक हो या कोई इरिटेंट हो हमारे
पायलोरिक उसमें, तो हमारे पायलोरिक पंप को ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ ना आगे नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है। या फिर ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो, क्योंकि हमारे जो है ना आइसोटोनिक होना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट हाइपो या हाइपर होगा तो फिर भी रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा। ड्यूडेनम की डिस्टेंशन ज़्यादा हुई हो इस वजह से भी, या भी फैट्स में ड्यूडेनम में फैट्स बहुत ज़्यादा हो तब भी, क्योंकि जो हमारा CCK है वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से फिर हमारा पायलोरिक स्फिंक्टर जो है ना ये रिफ्लेक्स जनरेट करता है। तो ये कुछ हार्मोन्स है जो कि स्टमक एम्प्टिंग को क्या करते हैं, इनहिबिट कराते हैं। CCK हो गया, सिक्रेटिन हो गया और GIP।